Good morning, dear children. Welcome to the channel Physics by Vikas Sen. Today we are going to start a new chapter, that is electromagnetic induction. So please open your notebook and write down the chapter name. Initially we are going to start with the introduction. Okay, so listen very carefully. Before 1820, there were two separate branches of physics. First one is electricity and second one is magnetism. They are not linked up with each other. मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म से कोई कनेक्शन नहीं था, मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी से कोई कनेक्शन नहीं था. ओके, बट इन 1820 one scientist was there whose name is Oersted, who observed that whenever there is a flow of electric current through a wire, magnetic field is produced around it. And that wire behave as a magnet. So Oersted stated that electricity and magnetism, they are not the separate branches of physics, they are linked up with each other. और इन दोनों को मिला के फिजिक्स की एक सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच बनी, that is electromagnetism. यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? After 11 years of Oersted experiment in 1831, two different scientists, Michael Faraday and Joseph Henry. After 11 years of Oersted experiment in 1831, two different scientists, Michael Faraday and Joseph Henry, observed that whenever, listen this statement very carefully, whenever there is a change in the magnetic flux, linked with the coil, comma, EMF is produced in the coil, and that EMF is called induced EMF. और इस EMF की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगी उसे कहा जाएगा बच्चों इंड्यूस्ड करंट. क्या कहा जाएगा? इंड्यूस्ड करंट. ओके, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद वन एक्सपेरिमेंट. दिस इज द कॉइल हियर, विजिबल आप सब बच्चों को? दिस इज द कॉइल हियर, दिस इज द डिवाइस galvanometer is a device which is used to detect the presence of electric current. बच्चों ये है मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, बोथ आर एट रेस्ट. ये भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है. तो बच्चों इस मैग्नेट से क्या निकलेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इस मैग्नेट से क्या निकलेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे लिंक होगी? इस कॉइल से. और अभी क्या है बच्चों? वो कांस्टेंट है. अभी क्या है? कांस्टेंट है. तो यहां पे क्या होगा? जीरो डिफ्लेक्शन. क्या कहा था माइकल फेराडे ने? whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil. बट अब इमेजिन करो, क्या आप इस मैग्नेट को या तो इस कॉइल से दूर लेके जा रहे हो या इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहे हो. तो बच्चों इससे लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी या नहीं होगी? यस और नो? या तो आप कूलर के पास जाओ या कूलर को आपके पास लेके आओ, तो आपसे लिंक होने वाली एयर लाइंस, जिसे एयर फ्लक्स बोलोगे, वो चेंज होगा या नहीं होगा? तो आप सब बच्चों का आंसर होगा यस. तो जब भी इन दोनों में से कोई एक मोशन में होगा, ठीक है, देयर विल बी द इंडक्शन ऑफ EMF, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF. और जो करंट यहाँ पे फ्लो होगी दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. यहाँ तक को डाउट बताओ? यह है आपका इंट्रोडक्शन. ये था आपका इंट्रोडक्शन. यहां तक कोई डाउट है?
बच्चों नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रैक्टिकल मीनिंग है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। ओके, मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को पास कर रही है। जैसे मेरे पास में दो सरफेस है 1 और 2, यहां से ओनली 2 लाइन पास हो रही है, यहां से 3। तो बताओ बच्चों कहां से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? बी से। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा किसका होगा? बी का होगा। ओके, दैट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करोगे? फाई बी से। फाई स्टैंड्स फॉर फ्लक्स और बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक एंड इट इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। बच्चों डॉट को हटाओगे तो क्या आएगा? बी ए cos theta. So that is the formula of magnetic flux. Case 1, when magnetic field and area are in same direction. अगर वो same direction में तो थीटा कितना होगा? 0, cos 0 कितना होता है? 1, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? Ba. Case 2, when B and A are perpendicular to each other. परपेंडिकुलर के केस में बच्चों थीटा कितना होगा? 90, cos 90 0 और आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? 0. केस 3, when magnetic field and area are opposite to each other, in that situation theta will be 180, cos 180 will be -1 और आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा -3. So there are 3 cases. First case is बच्चों first case is when B and A are in same direction. Case 2, when B and A are perpendicular to each other. Case 3, when B and A are opposite to each other. तो वहां पे थीटा कितना होगा? 180. Clear? Now next, बच्चों what is the SI unit of magnetic field? SI unit of magnetic field. Reply कीजिए आप सब. What is the SI unit of magnetic field? It is Tesla. CGS unit of magnetic field, it is Gauss. याद कीजिए, SI unit of magnetic field Tesla, CGS unit of magnetic field Gauss. SI unit of area, that is meter square. CGS unit of area, that is centimeter square. बच्चों ये कैसे कन्वर्ट करोगे SI को CGS में? तो आपको लिखा जाएगा 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गाउस. आप सब बच्चों को याद होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहां तक कोई डाउट आपको? ओके, नाउ ये क्यों बताया जा रहा है? अब बच्चों यहां देखो, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है वेबर. क्या होता है बच्चों? वेबर. तो 1 वेबर किसके इक्वल होगा? 1 वेबर किसके इक्वल होगा? फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का? B into A. तो 1 वेबर किसके इक्वल होगा? 1 टेस्ला मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर स्क्वायर. SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI यूनिट ऑफ एरिया. यहां तक कोई डाउट आपको? नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों, 1 वेबर एज इट इज, 1 वेबर एज इट इज. 1 टेस्ला किसके इक्वल है? 10 to the power 4 गाउस और 1 मीटर स्क्वायर 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10 to the power 8 गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 वेबर इज इक्वल टू 10 to the power 8. ये क्या होगा बच्चों? CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स which is equal to Maxwell. So what is the SI unit of magnetic flux? Weber. And CGS unit of magnetic flux is Maxwell. And that is the relation to convert SI unit into CGS unit. यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? सबसे पहले हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के बाद डिस्कस किया मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके डिफरेंट केसेस, फिर हमने डिस्कस किया SI और CGS यूनिट के बारे में. नाउ वन मोर थिंग, एक नोट राइट कीजिए. जो आपका एरिया वेक्टर है उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस
परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। कैसे बताता हूं, जैसे ये सरफेस है, ये बोर्ड है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये मेरा हाथ है ऐसे, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर बच्चों, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्लियर हुई। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चों आपका टारगेट है, आपका टास्क है कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। हिंट दे रहा हूं मैं, एरिया की डायमेंशन आप सबको पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कीजिए, फोर्स, चार्ज, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, विल यू डू इट? वेरी गुड बच्चों। नाउ नेक्स्ट टॉपिक राइट करो अपने नोटबुक में, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ, ठीक है, आर यू रेडी टू राइट? लिखो, whenever there is a change in the magnetic flux, whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil, comma, EMF is produced. Whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil, comma, EMF is produced. ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ, the EMF so produced is directly proportional to rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux। बच्चों रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम, यहां तक नोट कर लिया आप सब बच्चों ने। नाउ देखो आराम से स्टार्ट करते हैं। जब टाइम 0 था तो मान लो फ्लक्स कितना है, φ1। जब कुछ टाइम हुआ t तो फ्लक्स मान लो φ2। तो बच्चों EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, rate of change in magnetic flux. So I can write E directly proportional to change in magnetic flux upon time. Yes or no? E directly proportional to change in magnetic flux मतलब final minus initial, phi2 minus phi1 upon और time t minus 0. So it will be phi2 minus phi1 upon t. Understood बच्चों? यहां तक आया समझ में? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहां राइट करता हूं, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi2 minus phi1 upon t। बच्चों इसको हटाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, वो कांस्टेंट आ गया माइनस के phi2 minus phi1 upon t। SI के अंदर इस कांस्टेंट की वैल्यू है 1, सो फार्मूला आ गया माइनस phi2 minus phi1 upon t। क्लियर? नाउ लिसन वन थिंग वेरी केयरफुली, ये माइनस साइन क्यों आया है? माइनस साइन इसलिए आया है कि जो भी EMF प्रोड्यूस होगा वो ओपोजिंग नेचर का होगा, मतलब ओपोज करेगा जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। और आप सबको पता है बेटा, ओपोज करने वाली क्वांटिटी के लिए क्या लगा देते हैं, माइनस। एनी कंफ्यूजन हियर? नाउ नॉट लिखिए, NOT की नॉट का पहला पॉइंट, इफ देयर इज ए स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन स्मॉल टाइम, तो आपका E का फॉर्मूला हो गया माइनस d phi b अपॉन dt। स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन स्मॉल टाइम। सेकंड, E is equal to minus n d phi b upon dt if there are n turns। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक कोई डाउट है आपको? E is equal to minus d phi b upon dt, E is equal to minus n d phi b upon dt। सो माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि जो भी आपका EMF इंड्यूस होगा उसका नेचर क्या होगा, ओपोजिट टाइप होगा, वो ओपोज करेगा जो भी इसको प्रोड्यूस कर रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो वाला टॉपिक होगा हमारा लेंज लॉ। क्लियर? कमेंट जरूर करना बेटा अगर आपको समझ में आया तो। टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।